हेलो एवरीवन, हम लिटरेरी टर्म्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 40 टर्म्स को कंप्लीट कर लिया था। अब जो नई टर्म है उससे शुरू करते हैं 41 से। ड्रामा। ड्रामा इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट इज़ रिटन फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। इसमें क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट होती है जो लिखी जाती है। उस प्ले में जो कैरेक्टर होते हैं वो एक तरह से एक्टर का रोल प्ले करते हैं और उस स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ये जो परफॉर्मेंस होती है इनकी स्टेज पे ड्रामा की, जैसे स्टेज पे हो सकता है, फिल्म में हो सकता है, रेडियो में हो सकता है, कुछ भी होता है। और ड्रामाज आर टिपिकली कॉल्ड प्लेज एंड देर क्रिएटर्स, जो ड्रामा को लिखते हैं, जो क्रिएट करते हैं, उनको प्ले राइट्स और ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। जो परफॉर्म होते हैं ड्रामा, लेकिन कुछ ड्रामा ऐसे होते हैं जो परफॉर्म नहीं होते, जो रीडिंग पर्पज से लिखे जाते हैं, उनको क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं। क्लोजेट ड्रामा वो होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, उनको सिर्फ रीड करते हैं। और इसमें एक फेमस है थॉमस हार्डी का डायनेस्ट। डायनेस्ट है जो 19 सॉरी यहाँ लिखती हूँ मैं, 1903 में आया था। और ये 3 पार्ट्स में है, इसके 3 पार्ट्स है। इसको रीडिंग वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डोपलगैंगर। डोपलगैंगर क्या होता है? एक टर्म है दैट इज बोरोड फ्रॉम जर्मन एंड लिटरेरी ट्रांसलेट्स इट एट डबल वोकर। डबल वोकर का मतलब होता है एक तरह से एक पर्सन होता है जो फिल्म होती है या जो ड्रामा है, कुछ भी है, नोवेल है, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसका जो हीरो होता है, उसी की शक्ल सूरत का या उसी की आइडेंटिटी का एक और पर्सन होता है। आप उसका एग्जांपल इससे ले सकते हैं, जैसे फ़ैन फिल्म है शाहरुख खान की, उसमें एक शाहरुख खान होता है और एक उसका फ़ैन होता है जो उसकी शक्ल बिल्कुल सेम उससे मिलती जुलती है। उसी को डोपलगैंगर कहते हैं या डबल रोल कह सकते हो आप। द घोस्ट ऑफ हेमलेट, जो हेमलेट के फादर का घोस्ट होता है शेक्सपियर में, वही उसके हेमलेट के फादर की तरह ही दिखता है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डोपलगैंगर। नेक्स्ट है डबल इंटेंडर। डबल इंटेंडर क्या होता है? ये एक सेंटेंस होता है या एक फ्रेज होती है जिसमें 2 पॉसिबल इंटरप्रिटेशन होती है। द फर्स्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑब्वियस एंड वेल द सेकंड इज ऑफेंसिव इन नेचर। इसका एग्जांपल, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि मैरिज इज अ फाइन इंस्टीट्यूशन बट आई एम नॉट रेडी फॉर एन इंस्टीट्यूशन। इसके बाद जो वर्ड है इंस्टीट्यूशन in connection with marriage has 2 meanings in here. One, it refers to a marriage as an important custom of a society. और second जो है, marriage is something that will cause an individual to go to a mental institution. इसमें क्या होता है, डबल मीनिंग आ रहे हैं कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है और दूसरा थोड़ा सा ऑफेंसिव है नेचर। इसी को डबल इंटेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट ड्रामा। अच्छा, ये ड्रामा फिर से आ गया। डबल आगे वाले टर्म करते हैं। ये रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, मैंने इसको फिर से लिख दिया है यहाँ पे। ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन द ऑडियंस ऑफ अ प्ले और द रीडर ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर नोन समथिंग दैट अ कैरेक्टर इन द वर्क इटसेल्फ डज नॉट नो। इसका मतलब मैं जो शेक्सपियर का रोमियो और जूलियट प्ले है उससे आपको समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो जूलियट होती है वो कुछ ऐसा पी लेती है जिससे वो सो जाती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो ऑडियंस होती है उसको तो पता होता है कि इसकी डेथ नहीं हुई है, इसने कुछ पिया है जिसकी वजह से ये थोड़े टाइम के लिए सो गई है, उसके बाद उठ जाएगी। लेकिन जो रोमियो होता है उसको नहीं पता, उसको लगता है कि इसकी डेथ हो गई है और वो खुद अपने आप को मार लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जूलियट तो वापस उठ जाती है। तो इसमें यही है कि ऑडियंस को तो पता है कि ये सोई है, लेकिन जूलियट को नहीं पता कि ये सोई है। इसी को ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं कि ऑडियंस सब कुछ जानती है लेकिन जो उस ड्रामा में कैरेक्टर खुद है उसको नहीं पता कि रियलिटी क्या है। इसी को ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रीम एलिगोरी। इसको ड्रीम विजन भी बोलते हैं। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट मे प्रेजेंट इटसेल्फ विद अ पोएम, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल और प्ले। अ नरेटर विल फॉल asleep एंड एक्सप्लोर अ फैंटास्टिकल वर्ल्ड। जो भी नरेटर होता है वो सो जाता है। जो राइटर है वो इस तरह का कुछ लिटरेचर लिखते हैं जिसमें क्या होता है कि जो नरेटर सो जाता है और वो कोई और ही दुनिया में चला जाता है जहाँ पे मैजिक होता है, घोस्ट होते हैं, कुछ और होता है, मतलब जो रियल लाइफ है उससे कुछ अलग होता है। उसी को ड्रीम विजन कहते हैं। और इसका सबसे पहला जो लिटरेचर में एग्जाम्पल था होता था डिवाइन कॉमेडी बाय दांते और पियर्स प्लोमैन बाय विलियम लैंगलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम लैंगलैंड का है। इसमें इससे नेट में एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। ये कब आया था? ये 2 बार आया था। 1362 में आया था पहले, उस टाइम ये 25 लाइन्स में था। उसके बाद फिर इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था
1377 से 79 में, जिसमें 7200 लाइन्स थी। और इसमें कितने विजन होते हैं? 8 विजन होते हैं इसमें। वो जो विजन देखता है 8 विजन देखता है और 20 पॉजेज होते हैं, पॉज पॉजेज। नेक्स्ट है डायस्टोपिया। डायस्टोपिया नॉवल इस तरह की होती है जिसमें एक इमेजिनरी प्लेस होता है, एन इमेजिनरी प्लेस इन अ वर्क ऑफ फिक्शन वेयर द कैरेक्टर्स लीड डीह्यूमनाइज्ड फियरफुल लाइफ, जहाँ पे सब कुछ आतंक होता है, टेरर होता है, डेमोक्रेसी नहीं होती है, कोई एक ही है जो रूल करता है, इस तरह का वर्ल्ड होता है। मतलब जो रियल वर्ल्ड नहीं होता है, आइडियलाइज्ड नहीं होता है, बहुत ही ख़राब टाइप का होता है। तो इसका एग्जांपल है एडॉक्स हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड कब आया था? 1932 में आया था। और जॉर्ज ऑरवेल का ये भी बहुत फेमस वर्क है, 1984, ये आया था 1949 में। नेक्स्ट है इकोलॉग। इकोलॉग क्या होता है? ए शॉर्ट पेस्टोरल पोएम यूजुअली इन डायलॉग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रूरल लाइफ एंड द सोसाइटी ऑफ शेफर्ड। इसमें क्या होता है? शेफर्ड होते हैं जो रूरल लाइफ के बारे में बात करते हैं, डेपिक्टिंग रूरल लाइफ एज फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी एंड करप्शन ऑफ मोर सिविलाइज्ड लाइफ। तो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो शहर हैं, उनके बारे में नहीं, रूरल लाइफ के बारे में बात करता है। द इकोलॉग फर्स्ट अपीयर्ड इन द आइडियल्स ऑफ द ग्रीक पोइट थियोक्राइटिस। सबसे पहले थियोक्राइटिस ने लिखे थे इकोलॉग को, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द इन्वेंटर ऑफ पेस्टोरल पोइट्री। पेस्टोरल भी वही होता है जहाँ पे रूरल लाइफ होती है, शेफर्ड होता है, उसी को पेस्टोरल भी बोलते हैं। द रोमन पोइट विर्जिल अडॉप्टेड द फोरम फॉर हिज 10 इकोलॉग। ये विर्जिल का वर्क है, 10 इकोलॉग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डॉटर्स ऑब्सेशन विद हर फादर। ये सोफोक्लिस का एक वर्क था, ओडिपस रेक्स, उसमें उसी से ये टर्म लिया गया है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सन का ऑब्सेशन होता है मदर के लिए, और जो उसके ऑपोजिट होता है डॉटर का फादर के लिए, उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो सन का होता है फादर के लिए उसको ओडिपस बोलते हैं, और जो डॉटर का होता है फादर, सन का मदर के लिए और डॉटर का ऑपोजिट सेक्स होता है, ये ऑब्सेशन होता है, उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टेज होती है जब चाइल्डहुड में या ये 3 to 5 ईयर्स के बीच में डेवलपमेंट जो स्टेज होती है ना ब्रेन की, उसमें ये होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है कि जो डॉटर है वो अपने फादर के लिए ऑब्सेसिव होती है, जो सन है वो मदर के लिए होता है। नेक्स्ट है एलिजी, a lyric poem that laments the death of a person or eventual death of all people। इसमें या तो एक पर्सन की डेथ को लेमेंट किया जाता है या फिर कुछ ऐसा इवेंट होता है जिसमें कई लोगों की एक साथ डेथ हो गई हो। इन ए कन्वेंशनल एलिजी सेट इन ए क्लासिकल वर्ड द पोएट एंड सब्जेक्ट आर स्पोकन ऑफ ए शेफर्ड। जो पहले के टाइम में थे, क्लासिकल वर्ड में थे, उसमें तो जो पोएट होता है या जो सब्जेक्ट होता है वो एक शेफर्ड के द्वारा बोला जाता है। इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म The word elegy is often used to refer to a poem that is melancholic or mournfully contemplative। ये जॉन मिल्टन की लिसिडस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एलिजी है, और ये आई थी 1637 में। और पी.बी. शेली की एडोनिस है, ये 2 एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एलिजी के इंग्लिश लिटरेचर में। ये आई थी ये रिटर्न हुआ था इसका 37 में और पब्लिश हुई थी 38 में, और ये 1821 में आई थी। ये इसी ईयर में पब्लिश भी और रिटर्न सेम है, इसका पहले वाले में रिटर्न हुआ था, सेकंड में पब्लिश हुई थी ये। नेक्स्ट है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज क्या होता है? अ पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलीजियस कंट्रोवर्सी एंड नेशनलिज्म क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। एलिजाबेथ एज वही होती है जब इंग्लैंड की फर्स्ट वो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, जब उसका रेन था। उस टाइम में आर्ट और कल्चर ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया था। द फ्लावरिंग ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर दैट टुक प्लेस इन यूरोप ड्यूरिंग द 14th through 16th century। द एरा इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें आर्ट और कल्चर का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामा इन इंग्लिश एंड a great deal of lyric poetry were produced during this period and modern English criticism began around this time।
The notable author of the period Philip Sidney, Edmund Spenser, Christopher Marlowe, William Shakespeare, Ben Jonson, Francis Bacon and John Donne are among the best in all of literature. विलियम शेक्सपियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है और ये सारे एलिजाबेथन एज में ही हुए थे. एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी उसने आर्ट को बहुत प्रमोट किया था, तो इसीलिए ये गोल्डन एज भी माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से. नेक्स्ट है एम्पैथी, एसेंस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस. सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी में हम जो दूसरे की तकलीफ होती है या फीलिंग्स होती है उसको सिर्फ समझते हैं, इसमें एक तरह से शेयर करते हैं. एसेंस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग इमोशनल एंड फिजिकल फीलिंग विद समवन और समथिंग अदर देन वन सेल्फ. या हम कोई लिटरेचर का पार्ट पढ़ रहे होते हैं तो जो रीडर होता है वो भी उस लिटरेरी जो कैरेक्टर होता है उसकी फीलिंग्स को सेंस करता है, फील करता है. नेक्स्ट है इंजाममेंट. इंजाममेंट क्या होता है? इंजाममेंट होता है लिटरेरी डिवाइस. इसमें जो लाइन होती है वो मतलब दूसरी तीसरी चौथी ऐसे ख़त्म नहीं होती है, चलती जाती है. ऐसा नहीं है कि एक लाइन ख़त्म हो गई तो यहाँ पे वो जो बात बोल रहा है वो ख़त्म हो गई है, वो अगली लाइन में भी चलती जाएगी, उससे अगली में भी चलती. इन रन ऑन भी बोलते हैं इसको. जो भी आइडिया होता है पोइट का, ऑथर का, एक लाइन में ख़त्म नहीं होता है. कैरीज इट्स आइडिया और थॉट ओवर टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट ए ग्रामेटिकल पोज. ग्रामेटिकल पोज नहीं होता है वो अगली लाइन में, फिर उससे अगली लाइन में. जैसे नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे लाइन ख़त्म हो जाती है और ये ब्रीडिंग है ये यहाँ शुरू होता, और मिक्सिंग है ये अगली लाइन में शुरू होती है. लेकिन इंजाममेंट में यही होता है कि रन ऑन लाइन होता है, वो उससे अगली लाइन में उससे अगली लाइन में चलती रहती है. नेक्स्ट है इनलाइटमेंट क्या होता है? दिस पीरियड गोज बाय द नेम द इनलाइटमेंट. द एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं इसको और द न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं. 18th सेंचुरी फिलोसफिकल मोमेंट भी बोलते हैं इसको. दिस पीरियड गोज बाय द नेम्स, ये लाइन रिपीट हो गई है. एनलाइटमेंट, द एज ऑफ रीजन एंड द न्यू क्लासिकल एज. इट बिगन इन फ्रांस, सबसे पहले ये फ्रांस में शुरू हुआ था, बट हैड अ वाइड इम्पैक्ट थ्रू आउट यूरोप और अमेरिका. थिंकर्स ऑफ द इनलाइटमेंट वैल्यूड रीजन एंड बिलीव्ड दैट बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी कुड अचीव ए स्टेट ऑफ परफेक्शन. ये रीजन पे बिलीव करते थे कि जो सोसाइटी है या जो इंडिविजुअल पर्सन है वो मतलब और परफेक्ट हो सकता है, अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर सकता है, सोसाइटी, पर्सन, इंडिविजुअल जो भी है. Important figures of the Enlightenment were Voltaire in France, Edward Gibbon and David Hume in England, and Thomas Paine और Thomas Jefferson in US में थे, अमेरिका में. Next है epic. Epic is a long narrative poem about the adventure of a hero of a great historic or legendary importance. The setting is vast and the action is often given cosmic significance through the intervention of supernatural forces such as gods, angels, demons. Epic are typically written in a classical style of grand simplicity with elaborate metaphors and allusions that enhance the symbolic importance of a hero's adventure. इसका जो सब्जेक्ट होता है एपिक का, उसमें जो भी हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है. उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें यूज़ की हुई होती है. मैजिक रियलिज्म, कुछ घोस्ट हो गया, एंजल्स हो गई, मॉन्स्टर्स आ गए, इस तरह से. नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं होता है एपिक का. होमर्स इलियाड एंड ओडेसी, विर्जिल की का एनीड और जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इसके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है एपिग्राम. एन एपिग्राम इज ए शॉर्ट, इंटरेस्टिंग एंड इनसाइटफुल आइडिया और थॉट अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सप्रेस्ड इन ए विटी, साइरिकल एंड फनी मैनर. जो एपिग्राम होता है वो किसी राइटर ने या किसी स्पेसिफिक पर्सन ने लिखा होता है. एन एपिग्राम यूजुअली सेड बाय समवन एंड डॉक्यूमेंटेड. H.G. वेल्स का बहुत ही फेमस एपिग्राम है, इफ़ वी डोंट एंड वार, वार विल एंड अस. अगर हम युद्ध को नहीं बंद करेंगे तो युद्ध हमें ख़त्म कर देगा. ये बहुत फेमस है. एपिलॉग. एपिलॉग इज़ ऑपोजिट टू प्रोलॉग. प्रोलॉग क्या होता है? जो कोई भी लिटरेरी वर्क होता है उसके शुरू में होता है, और एपिलॉग होता है वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है, वो लास्ट में होता है. जो भी स्टोरी समझ में नहीं आई हो या कुछ उसमें लूज एंड्स रह गए उनको रैप करके कंक्लूजन निकाला जाता है. एपिलॉग लास्ट में होता है स्टोरी के और प्रोलॉग शुरू में होता है. एपिलॉग इज़ द ऑपोजिट ऑफ प्रोलॉग. एन एपिलॉग इज़ एन optional final chapter of a story such as in a play or book and which may serve a variety of purpose, concluding or bringing closure to the events, wrapping up loose ends, reporting the eventual fates of character after the main story, commenting on the events that have unfolded. पक का एपिलॉग है मिड समर नाइट में, इसमें
मिडसमर नाइट ड्रीम जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, इसमें लास्ट में है पक का एपिलॉग। पक बताता है कि स्टोरी में क्या हुआ, कैसे हुआ, लास्ट में उसका एंड कैसे होता है। और ये कब आया था मिडसमर नाइट ड्रीम? ये आया था 1595 या 96 के बीच में आया था ये वर्क। नेक्स्ट है एपिफेनी। एपिफेनी इज अ मोमेंट इन अ स्टोरी इन विच ए कैरेक्टर suddenly has a life-changing realization that alters the course of the story. The term was widely used by James Joyce in his critical writing, and the stories in Joyce's Dubliners are commonly called epiphanies. ये एपिफेनी का यूज़ जेम्स जोइस ने बहुत ज़्यादा किया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोटैगनिस्ट होता है उसको अचानक से कुछ ऐसा रियलाइज़ होता है जिसकी वजह से पूरी उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। और जेम्स जो इसके डबलिनर्स हैं, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसको एपिफेनीज बोलती है क्योंकि एपिफेनी का यूज़ इसने बहुत किया है इसमें। नेक्स्ट है एपिस्टलरी नोवेल। अ नोवेल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। Epistles means letters. The form was particularly popular in the 18th century. The founder of the epistolary novel in English is said by many to be James Howell. जेम्स हेवल को इसका फाउंडर माना जाता है। इसने बहुत सारे एपिस्टलरी नोवल तो नहीं, मतलब एक वर्क था, फैमिलियर लेटर्स लिखे थे। उसमें इसने प्रिजन के बारे में लिखा था, फॉरेन एडवेंचर के बारे में लिखा था, एंड द लव ऑफ वुमन। इनका जो फॉर्मेट था वो लेटर फॉर्मेट में था, इसीलिए इनको एपिस्टलरी नोवेल जो था वो उसका था विलियम रिचर्डसन का पामेला, उसको भी एपिस्टलरी नोवेल बोला जाता है। नेक्स्ट है एपिटाफ। एपिटाफ इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट, ऑफन अ पोएम और अदर ब्रीफ रिटन इंस्क्रिप्शन दैट commemorates or memorializes a deceased person. एपिटाफ वही होता है जो टॉम्बस्टोन होता है ना, जो कब्र होती है उसके ऊपर लिखा जाता है कुछ भी, एक लाइन हो सकती है, 2 लाइन हो सकती है, पोएम हो सकती है, कुछ मैसेज हो सकता है। कोई भी पर्सन होता है उसकी डेथ के बाद जो उसका टॉम्बस्टोन होता है, कब्र होती है, उस पर लिखा जाता है। और जो एपिटाफ होता है वो या तो कोई और लिखता है या खुद भी अपने एपिटाफ लिख सकते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर है, सिल्विया प्लैथ है, ऑस्कर वाइल्ड है एंड जॉन कीट्स है, हैव रिटन देयर ओन एपिटाफ प्रायर टू देयर डेथ्स। उन्होंने लिख दिया होगा कि जब हम मरें तो ये वाले हमारे टॉम्बस्टोन पे लिख देना। इन्होंने अपने एपिटाफ पहले से ही लिख लिए थे। तो आज हमारी 60 टर्म्स कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।